Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Sumeshra this side and right now I am a CMA finalist. So आज हम हमारे पेपर नंबर 7 जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। मैं फर्स्ट आपको पूरा स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कौन से नंबर पर किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। फिर मैं आपको प्रीवियस टर्म का भी क्वेश्चन दिखाऊंगी ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि मतलब एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं एंड आपको कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। देन फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे रिवीजन करती थी। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो ये पूरा स्ट्रैटेजी है टैक्स का, आप इसे अच्छे से नोट कर लो। तो टैक्स के सेक्शन ए में मतलब फर्स्ट नंबर पर ऑब्वियसली एमसीक्यू आते हैं। देन सेकंड नंबर पर टैक्सेबिलिटी, मतलब जो बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं बेसिक्स से, जैसे कि टैक्स कैलकुलेशन, मार्जिनल रिलीफ, ये सब रिबेट, ये सब जो कैलकुलेशंस होते हैं इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर रेसिडेंशियल स्टेटस और स्कोप ऑफ इनकम। देखिए ज़्यादातर एक्चुअली रेसिडेंशियल स्टेटस से ही आता है, मतलब बेसिक्स से बहुत ही कम आते हैं, लेकिन बेसिक्स भी आप करके जाओ क्योंकि एमसीक्यू से बहुत मतलब बेसिक्स में एक्चुअली एमसीक्यू से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देन पार्ट बी में सैलरी आता है, सैलरी से क्वेश्चन आता है, ये तो पूरा फिक्स्ड है। देन क्वेश्चन नंबर 3 में एचपी मतलब हाउस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है। एंड उसके पार्ट बी में पीजीबीपी से आता है। पीजीबीपी से डेप्रिसिएशन रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर उसका जो इनकम कैलकुलेट करने के लिए जो बहुत से क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन आ सकता है। पिछले बार तो मतलब उसका इनकम जो टैक्सेबल इनकम वो कैलकुलेट करने के लिए दिया था। एंड क्वेश्चन 4 में कैपिटल गेन से क्वेश्चन आता है, और उसके बी पार्ट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या फिर डिडक्शन से क्वेश्चन आता है। एंड क्वेश्चन 5 में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस और टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, इससे क्वेश्चन आता है। तो ये तो बहुत ईजी है एक्चुअली, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड बहुत ईजी है, आप अच्छे से कर सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा इनडायरेक्ट टैक्स स्टार्ट हो जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बहुत इजी है, मतलब पूरा थ्योरी आता है, तो आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो इसमें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स थ्योरी है, आप इससे अच्छे से नोट कर लो। मतलब ज़्यादातर इसके अंदर से ही कुछ क्वेश्चन आते हैं। एंड क्वेश्चन 7 में चार्ट जो कॉम्पोजिशन स्कीम है उससे क्वेश्चन आता है। इससे तो हमेशा ही आता है कॉम्पोजिशन स्कीम से क्वेश्चन। एंड पार्ट बी में वैल्यू ऑफ सप्लाई या फिर जो एग्रीगेट टर्नओवर वाला क्वेश्चन है उसमें से आ सकता है। एंड क्वेश्चन 8 में इनपुट टैक्स क्रेडिट से आता है एंड कस्टम से आता है, जो असेसेबल वैल्यू वाला जो क्वेश्चन है उससे आ सकता है। तो पूरा ये स्ट्रैटेजी आप नोट कर लो इसे अच्छे से। तो ये प्रीवियस टर्म का एग्ज़ाम का पेपर है। मेरे एमसीक्यू में 16 मार्क्स आए थे एक्चुअली। मेरा मतलब सब्जेक्टिव पार्ट बहुत अच्छा गया था, ऑब्जेक्टिव पार्ट उतना अच्छा नहीं गया था। एंड मेरे डीटी जो टैक्स में 57 मार्क्स आए थे। तो आप मतलब जीएसटी अच्छे से कर लो। तो ये सब क्वेश्चंस, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ एमसीक्यू को इक्वल इम्पोर्टेंस दो एंड एमसीक्यू को अच्छे से करके जाओ। ये सब एमसीक्यू है। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है। एंड ये वाला सैलरी से आया है, ये बहुत इजी है, मतलब ये भी बहुत इजी था एंड ये वाला भी बहुत इजी है। इस क्वेश्चन नंबर 3 ये हाउस प्रॉपर्टी से आया है एंड ये भी बहुत ही इजी था। पीजीबीपी थोड़ा लेंदी होता है एक्चुअली, एंड इसमें एक्चुअली बहुत टाइम जाता है, मतलब मेरा तो ये बहुत टाइम गया था। एंड आई थिंक मेरा मतलब कंप्लीट पूरा आंसर भी सही नहीं निकला था, लेकिन मुझे लगता है आई थिंक इसमें मुझे स्टेप मार्किंग मिला होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मेरे सही थे। तो आप हमेशा क्वेश्चन को 100% अटेम्प्ट करके आओ, ताकि आपका अगर स्टेप्स सही हो तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिले। भले ही मतलब आपका आंसर सही ना निकले, लेकिन आपका अगर स्टेप्स सही हो तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स एग्जामिनर दे देगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग हमको मिलता है। तो ये वाला तो ऑब्वियसली कैपिटल गेन से आया है। कैपिटल गेन को मतलब मैं करके तो गई थी, लेकिन उतना अच्छे से भी नहीं करके गई थी, मतलब कैपिटल गेन उतना मैं समझ नहीं पाती हूँ। तो मैं तो मतलब ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करके गई थी, मतलब इसको मैंने अटेम्प्ट किया था। रेसिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, थर्ड क्वेश्चन जो हाउस प्रॉपर्टी एंड पीजीबीपी, ये वाला भी मैंने अटेम्प्ट किया था। कैपिटल गेन को मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। तो ये जो क्वेश्चन ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आया है। एंड क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 ये सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से आया है, ये भी मैं अटेम्प्ट की थी। एंड ये जो मतलब सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ये बहुत ही ईजी है, ईजी चैप्टर है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। एंड ये पूरा मतलब स्कोरिंग क्वेश्चन है। एंड ये वाला जो टोटल इनकम है उसमें से आया था, टोटल इनकम वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ से इनडायरेक्ट टैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन 6 में थ्योरीज पूछे गए थे, तो ये थ्योरी आप अच्छे से पढ़ के जा सकते हो। जीएसटी का जो बेसिक्स में जो भी जितने भी थ्योरी है आप पढ़ के चले जाओ, रिस्क मत लो, क्योंकि इसमें भी आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 तो कॉम्पोजिशन स्कीम से आया था। कॉम्पोजिशन स्कीम मतलब फिक्स्ड है, ये तो कॉम्पोजिशन स्कीम से ही आता है। एंड ये वाला क्वेश्चन तो टाइम ऑफ सप्लाई से आया था। एंड मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, मैं ये 6 और 7 में की थी अटेम्प्ट। तो आप इसमें से मतलब अभी से ही डिसाइड कर लो कि आपको कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं एंड कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करने हैं। तो ये थी प्रीवियस टर्म का क्वेश्चन पेपर। एमसीक्यू के लिए मैं बोलूँगी कि आप मतलब यूट्यूब पे जो मैराथन्स वगैरह है आप उसे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि DT-IDT में क्या है ना कि उसका जो सिलेबस होता है वो हमेशा मतलब उसमें थोड़े अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। तो अगर आपको यूट्यूब पे कहीं MCQs मिलता है तो उससे कर लो। एंड बुक के पीछे वाला MCQ वो भी आप कर सकते हो। एंड MCQ बैंक भी करो, MCQ बैंक से भी आता है, लेकिन ज़्यादा तो नहीं आता बट आता है। बट उसके लिए थोड़ा मतलब DT के MCQ के लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि DT में बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछता है। तो ये देखिए, मैं ऐसे ही रिवीजन करती थी। मैं ऑलरेडी मेरी एक पहली वीडियो में मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपका मतलब रिवीजन का स्मार्ट तरीका ऐसे ही होना चाहिए। आप जब भी रिवीजन करते हो पूरा चैप्टर्स को लिख लो। एंड आपको जितना बार भी रिवीजन करना है उतना टाइम्स आप लिख लो। एंड जब आप एक चैप्टर कर लोगे देन उसके सामने राइट टिक कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका एक बार रिवीजन हो गया। तो मैं 3 बार करके गई थी, मतलब एग्ज़ाम के पिछले तो 2 बार ही मेरा हुआ था, लेकिन एग्ज़ाम के पिछले रात को जो मेरे को टाइम मिला था ये 3rd टाइम में रिवीजन करके गई थी। तो आप देख लो कि मैं कौन से चैप्टर्स को करके गई थी। मैं ओनली इसी चैप्टर्स को ही करके गई थी। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो मतलब बहुत है, आप अच्छे से एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो विथ MCQ में 20+ लाने की कोशिश करो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप GST को अच्छे से करके जाओ, क्योंकि मेरे टाइम में मेरा GST बहुत अच्छा हुआ था, इसीलिए मेरे 57 मार्क्स आ गए। तो आप GST को अच्छे से करके जाओ। आई नो कि DT थोड़ा मतलब हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू GST, लेकिन DT में भी बहुत से चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ईजी है, जैसे कि ये रेसिडेंशियल स्टेटस, ये बहुत इजी है, मतलब बेसिक्स भी बहुत इजी है, आप अच्छे से कर सकते हो। स्कोप ऑफ इनकम ये भी बहुत इजी है। एंड सैलरी भी बहुत इजी है। आई नो सैलरी में बहुत सारे परक्यूजर्स अलाउंसेस को याद मतलब करना पड़ता है, लेकिन अगर आप उसे याद कर लोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। PGBP थोड़ा टफ है, लेकिन उसका जो डिप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन आते हैं, डिप्रिसिएशन का पार्ट जो है ये मतलब मेरे को ईजी लगता है। एंड HP भी बहुत इजी है, आप अच्छे से कर सकते हो। अगर आप PYQ अच्छे से फॉलो करके जाते हो तो मतलब आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो। एंड सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये भी बहुत इजी वाला चैप्टर है, मतलब ये तो बहुत इजी, मतलब आप एक दिन में कर लोगे इसे। तो ये ही कुछ चैप्टर्स हैं जो कि बहुत इजी है, आप करके जाओ अच्छे से। एंड GST को भी अच्छे से करके जाओ। GST मतलब अगर आप अच्छा कर लेते हो तो आपका मार्क्स मतलब आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।